नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है और आप सबका स्वागत है स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज लेके आ रहे हैं, वो है इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स सीरीज। ये सीरीज जून 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे जून से लेके अप्रैल तक के करंट अफेयर्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले जो एग्जाम है आपका प्रीलिम्स 2021, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी। अगर आप एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस सीरीज को हम अराउंड 25 क्लासेस से 30 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। रोज हम 10 से 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दिया जाएगा, करंट अफेयर्स का, इकोनॉमी का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए जो पीडीएफ्स होंगे रिवीजन के लिए वो भी अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, आप स्टडी IQ पे हमसे जुड़ सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं आप उनके थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी समय से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं पिछले 8 साल से स्टूडेंट्स को मेंटर करता आया हूँ यूपीएससी के। एसएससी बैंकिंग के स्टूडेंट्स भी मेरे से मेंटरशिप लेते रहे हैं। इसके अलावा मैं पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, PSIR जैसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो GS बाय कपिल सिक्का टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पे @कपिल सिक्का AA वाला। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखेंगे वो ये है कि ये सीरीज कॉम्प्रिहेंसिव होगी। जैसा मैंने आपको बताया, कंप्लीट करंट अफेयर्स का कवरेज होगा इंडियन इकोनॉमी का। इसके बाद आप इंडियन इकोनॉमी में एकदम प्रो हो जाएंगे। आप पूरे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस प्रीलिम्स के कर पाएंगे। देखिए, इंडियन इकोनॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25% वेटेज जो है प्रीलिम्स में वो इकोनॉमी का है। आप देखेंगे किसी भी दिए हुए वर्ष में 20 से 25 क्वेश्चंस 100 में से इंडियन इकोनॉमी में से आते हैं। तो ऐसे में ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस इंडियन इकोनॉमी अपने आप में एक हॉलिस्टिक टॉपिक है जो पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स को भी एक कवरेज देता है या सपोर्टिव वहाँ पे रहता है। तो इसी उद्देश्य से, इसी ऑब्जेक्टिव से इस सीरीज को हमने डिज़ाइन किया है। चलिए शुरू करते हैं सीरीज को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सारी डाउट क्लियरिंग आपकी PDFs के थ्रू हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू RBI सिंस 1947 इंडिया हैज फेस्ड 4 रिसेशंस। इंडिया ने 4 रिसेशन फेस किए हैं। तो एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ ये मिल गई कि इंडिया ने 4 रिसेशन तो फेस किए ही किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन ऑफ द रिसेशंस इन इंडिया? कौन कौन से इनमें से रिसेशन के रीजंस थे? बैलेंस ऑफ पेमेंट, एनर्जी क्राइसिस, ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, ऑयल शॉक यानी जो बाहर से आने वाला तेल था वो महंगा हो गया। इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, A, B, C और D। अगर आप मुझसे पूछें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर, मेरे जवाब देने से पहले अच्छा एक बात आपको याद रखनी है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है? और आपके डाउट्स भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव क्यों, और ये क्वेश्चन कैसे करंट से रिलेटेड है? देखिए, अभी हाल ही में लास्ट ईयर 2020 में जब कोविड क्राइसिस आई तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि इंडिया जो है वो 5th रिसेशन में एंटर कर चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया ने 5th रिसेशन में एंटर किया और 5th रिसेशन के चलते 4 पिछले कौन से रिसेशन थे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं जानने। तो जैसे कि आपने देखा 1958 की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, देन 1966 का ड्रॉट, 1973 का एनर्जी क्राइसिस एंड 1980 का आपका ऑयल शॉक। ये चारों के चारों जो क्राइसिस हैं ये ऑलरेडी आ चुके थे और रिसेशन आ चुका था। इस बार का जो रिसेशन है वो कोविड के चलते आया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और हो जाती है कि स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सर रिसेशन की डेफिनेशन क्या है? देखो, अगर आप मुझसे पूछो तो रिसेशन की कोई डेफिनेशन नहीं होती। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, US। अब ये US की ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, ऐसी कोई भी इकोनॉमी जो लगातार 2 क्वार्टर तक कॉन्टिन्यूसली 2 क्वार्टर तक नेगेटिव की तरफ जाए या उसमें डाउनफॉल आए, यानी उसकी जो GDP है एक क्वार्टर के कंपैरिजन दूसरे क्वार्टर में कम हुई और तीसरे क्वार्टर में और कम हो गई, तो हम कह देंगे कि ये जो कंट्री है ये रिसेशन में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे अब जो ग्रोथ हो रही है वो नेगेटिव हो रही है। इसी के चलते RBI ने लास्ट ईयर 2020 में मार्च और अक्टूबर क्वार्टर को देखते हुए ये डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है, अब इंडिया भी फॉर्मली रिसेशन में
आ चुका है। लेकिन डरने की बात नहीं है, अभी इसी साल जनवरी 2021 में कहा गया कि इंडिया इस रिसेशन से मार्च तक निकल जाएगा, यानी ये जो मंथ चल रहा है इस मंथ में हम रिसेशन से बाहर हो जाएंगे। और ऐसा हमने देखा भी है कि हमारी जीडीपी अब पॉजिटिव की तरफ चलने लगी है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिगार्ड टू द शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। अब ये भी बहुत न्यूज में था, कोई कह रहा है ये टाइप रिकवरी है, कोई कह रहा है बी टाइप रिकवरी है, कोई कह रहा है सी टाइप रिकवरी है। अब इतने सारे अल्फाबेट्स हैं रिकवरी के, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको बताना है कौन सी शेप रिकवरी की क्या डिनोट करती है। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ेंगे तो जेड शेप रिकवरी की बात की गई है। वो कहता है इकोनॉमी क्विकली राइसेस आफ्टर एन इकोनॉमिक क्रैश, मतलब एक क्रैश हुआ और इकोनॉमी जो है वो वापस से राइज कर गई। वी शेप रिकवरी कहता है कि इनकम एंड जॉब्स आर नॉट परमानेंटली लॉस्ट। हमारी सरकारें बार बार कह रही है ना हम वी शेप रिकवरी कर रहे हैं। डब्ल्यू शेप रिकवरी सेवरल जॉब्स आर लॉस्ट, पीपल फॉल अपॉन देयर सेविंग्स। ठीक है, तो बहुत सारी नौकरियां चली जाती हैं और लोगों को अपनी सेविंग्स पे, जो उन्होंने बैंकों में पैसा रखा होता है उसी पे जीना पड़ता है। इसको कहते हैं डब्ल्यू शेप। अब आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ए बी सी डी। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा करेक्ट है। मैं आपको बताता हूं, इसका करेक्ट आंसर है 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्यों? क्योंकि देखो जेड शेप रिकवरी यही होती है, अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख पाएं तो यही होती है जेड शेप रिकवरी। अब जेड शेप रिकवरी क्या कहती है? जेड शेप रिकवरी में आपने देखा हम कोविड से पहले इस पॉइंट पे थे, कोविड जैसे ही आया हम इस पॉइंट पे आ गए। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इम्पिटस दिया, ठीक है, आत्मनिर्भर पैकेज लेके आई गवर्नमेंट ने, पैसा खर्च किया, लोगों की जेबों में पैसा डाला। अब रिकवरी जो है वो होने लगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी और हम यहाँ पीक तक पहुंच गए। बहुत स्पीड से रिकवरी हुई और अब एक पीक तक पहुंच गए। इसके बाद हमारा फिर से कुछ एक डाउनफॉल आया और उसके बाद हमने पुराने इकोनॉमिक पैटर्न को या पुराने ग्रोथ पैटर्न को पकड़ लिया। तो इसी को कहते हैं आप जेड शेप रिकवरी। तो अब जल्दी से स्टेटमेंट में देखिए, वो कह रहा है कि इकोनॉमी जो है वो क्विकली राइज करती है और हमने यह देखा कि इकोनॉमी ने क्विकली राइज किया, तो इसका मतलब जेड शेप ठीक है। दूसरा है वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी भी जैसा आपका इकोनॉमिक सर्वे भी इस बार कह रहा है कि वो भी बात करता है क्विक रिकवरी की, कि एक डाउनफॉल आया और क्विकली आपको रिकवरी दिख गई। इसे हम कहेंगे वी शेप, यानी यहां पे हम थे, एक डाउनफॉल आया और फिर से रिकवरी हो गई, ये हुई आपकी वी शेप रिकवरी। तीसरा जो दिया हुआ था डब्ल्यू शेप रिकवरी। अच्छा, वी शेप रिकवरी में क्या होता है, किसी की नौकरी नहीं जाती क्योंकि बहुत छोटे समय के लिए आपकी जॉब लॉस होती है और वापस आ जाती है। जैसे इस बार आया भी था कि कोविड में जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी, कंपनीज ने वापस प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हीं लोगों को री एम्प्लॉय किया है, तो इसे हम कहेंगे वी शेप रिकवरी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है, तीसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है डब्ल्यू शेप रिकवरी। अब डब्ल्यू शेप रिकवरी में कहा है कि लोगों की जो जॉब्स हैं वो परमानेंट चली जाती हैं। ये डब्ल्यू में नहीं होता, ये होता है आपका यू शेप रिकवरी में। अब यू शेप रिकवरी में क्या होगा, यू शेप रिकवरी में एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल के बाद बहुत लंबे समय तक वो डाउनफॉल चलता रहा और फिर वापस से राइज हुआ। तो ये जो यहाँ पे आप पीरियड देख रहे हैं, यहाँ पे लोग जॉबलेस थे और अपनी सेविंग्स पे चल रहे थे, ये होती है यू शेप। जबकि डब्ल्यू में क्या होता है, डब्ल्यू एक और प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है। डब्ल्यू में हम यहाँ पे थे, फॉल आया, क्विकली राइज कर गए, सस्टेन नहीं कर पाए, राइज हुए सस्टेन नहीं कर पाए और फिर से फॉल कर गए, तो ये होती है डब्ल्यू शेप रिकवरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू शेप रिकवरी डेंजरस होती है, एक छोटे टाइम के लिए आपका राइज होता है और वापस से फॉल आ जाता है। यू शेप रिकवरी लंबी चलती है, जैसे बहुत इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि इंडिया जो है वो यू शेप रिकवरी से आएगा, इंडिया में जो ग्रोथ होगी वो यू शेप होगी, कि हमारा डाउनफॉल लंबे समय तक कंसिस्टेंट चलेगा, जैसा हमने यहाँ स्क्रीन पे देखा, कंसिस्टेंट चलेगा और फिर उसके बाद हम वापस से हमारा ग्रोथ देखी जाएगी। क्लियर है? चलिए, इसके साथ अब ये बात कर ही लिया तो कुछ और भी बातें समझा देता हूं कि कुछ और भी टर्म्स न्यूज में रहती हैं। जैसे कि आपने देखा एक नाइक शेप रिकवरी भी कही जाती है, जिसे आप सूश कहते हैं, नाइक सूश। इसमें क्या होता है, एक डाउनफॉल आता है और आप एकदम से अपफॉल की तरफ चलने लग जाते हैं। सिमिलरली एक रिकवरी की बात बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कर रहे थे, वो है के शेप रिकवरी। अगर आप के शेप रिकवरी को समझें तो बहुत सिंपल है, के शेप रिकवरी यूजुअली
आपके जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो इसकी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी दो जो हैव्स और हैव्स नॉट्स हैं, मतलब जो रिच हैं एंड जो पुअर हैं, इनके बीच का गैप बढ़ा देगी। के शेप का मतलब जो हैव्स हैं वो जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर हैं वो और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना था कोविड के टाइम में के शेप रिकवरी के लिए। तो ये टर्म याद रखना, के शेप का मतलब कि जो रिच थे वो आगे चलते जा रहे हैं, जो पुअर थे वो वापस नीचे और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये होती है के शेप रिकवरी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, यूएस इंडिया के रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट इज मेनी टाइम्स सीन इन न्यूज, है ना। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट आप बहुत समय न्यूज में देखते हैं, लास्ट टाइम ट्रंप के टाइम में भी न्यूज में था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रख दिया गया है। दूसरा है इट हैज बीन गिवन एनुअल, ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट ऑफ यूएसए में। तीसरा है रिस्ट्रिक्टिव पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया टू रिजेक्ट फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स इज वन ऑफ द रीजन फॉर इंडिया टू बी इन प्रायोरिटी लिस्ट। आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है, जल्दी से आप बताइए ये कमेंट सेक्शन में। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें एक और चीज सिखा देता हूं, क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे ना एलिमिनेशन टेक्निक भी काम आएगी। देखो अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ोगे और स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ोगे तो दोनों में से एक ही सही है, क्योंकि म्यूचुअली दोनों स्टैंड नहीं करते। एक बात हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, दूसरी बात हो रही है पेटेंट्स की, तो एक ही चीज होगी। तो या तो 1 गलत होगा या 3 गलत होगा। यहाँ पे दूसरा जो है एनुअल स्पेशल 310 रिपोर्ट, तो ये याद रखने वाली बात है। एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट यूएसए की किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पेटेंट से। और इंडिया देखो कभी भी हम मनी लॉन्ड्रिंग में सच इन्वॉल्व नहीं रहते, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का है, हमारा नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये तो आप प्राइमा फेसी गलत बता दोगे। जैसे ही आपने इसको गलत लगाया, आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपको कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है और आप सी मार्क करके आ गए। सी इज द राइट आंसर। तो देख लेते हैं ये जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट की बात हो रही है ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट की बात होती है पेटेंट्स के केस में। यूएसए की जो यूएस ट्रेड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो देखती रहती है कि कौन कौन सी कंट्री लिबरल है पेटेंट्स को लेके। उसको ऐसा लगा कि इंडिया, चाइना जैसी 10 अन्य कंट्री जो हैं वो पेटेंट्स को लेके बहुत लिबरल नहीं है, इसलिए जो यूएस कंपनीज हैं वो इंडिया में ठीक से ट्रेड नहीं कर पाती या उनके जो पेटेंट्स हैं वो इंडिया में इन्फ्रिंज होते हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले लॉज हैं, पेटेंट के लॉज हैं, कॉपीराइट के लॉज हैं, बहुत ही ऑब्सोलीट हैं, बहुत मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक नहीं है। इंडिया को इन पे काम करना पड़ेगा और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो इश्यूज देखो कि इंडिया के जो कॉपीराइट लॉज हैं वो बेसिकली क्रिएशन और कमर्शलाइजेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करने देते। ठीक है, अब बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आके कमर्शलाइज करना चाहती है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको रोकती है, उसको ठीक से एंजॉयमेंट नहीं मिलता अपने कॉपीराइट का। दूसरा है आउटडेटेड ट्रेड सीक्रेट्स फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने आपको बोला ना ट्रेड सीक्रेट्स का जो फ्रेमवर्क है आउटडेटेड है, बहुत पुराने लॉज हैं हमारे। तीसरी बात है कि इंडिया में रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके, है ना, कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है पेटेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करती हैं। और एक टर्म इन्होंने बताया कि इंडिया अभी भी रेस्ट्रिक्टिव पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया को अपनाता है। ये क्राइटेरिया क्या होता है? ये क्राइटेरिया ये कहता है कि आप इनोवेशन को करो। ठीक है, जब पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया की बात होती है तो कंपनी से कहा जाता है कि आप इनोवेशन करो, नोवेल्टी करो, यूटिलिटी लेके आओ किसी प्रोडक्ट की, तो ऑटोमेटिकली हम आपको पेटेंट दे देंगे। इंडिया बेसिकली इन क्राइटेरियाज को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ऐसे क्राइटेरियाज पे। इसलिए आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, ये बात है अगस्त और ये बात है अप्रैल और मई 2020 की, और ये बोला कि इंडिया को आप एक काम करो वॉच लिस्ट में रखो। हम इंडिया को वॉच लिस्ट में रखेंगे और टाइम टू टाइम देखते रहेंगे कि इंडिया अपने लॉज को रिफॉर्म कर रहा है या नहीं। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिर से ये इकोनॉमी और आईटी से जुड़ा क्वेश्चन है। अब इसकी बात बजट में भी बार बार होती है, इसलिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। विद रिगार्ड टू डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, हमें ये बताना है। ये टैक्स, दीज टैक्सेस आर अडॉप्टेड ऑन रेवेन्यूज दैट सर्टेन कंपनीज जनरेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज।
नाम जैसा बता रहा है डिजिटल सर्विस टैक्स है तो डिजिटल सर्विस पे ही लगेगा। टैक्स अप्लाइज ओनली टू नॉन रेजिडेंट कंपनीज एंड कवर्स ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पर्सन इन इंडिया। टैक्स जो है वो नॉन रेजिडेंट कंपनीज पे लगेगा। तीसरी है, इंडिया ने 2% डिजिटल सर्विस टैक्स को अभी हाल ही में लगाया है। ये न्यूज़ है जुलाई 2020 की। तो अब यहाँ पे बात हो जाती है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, अगर हम बात करते हैं 1 तो 1 ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्राइमा फेसी करेक्ट दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं 2 डिजिटल सर्विस टैक्स, क्योंकि इंडिया अपने रेजिडेंट कंपनी से, कोई कंपनी इंडिया की है, इंडिया में ही है, तो उससे ऑलरेडी बहुत टैक्सेस हम ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक अलग से डिजिटल सर्विस टैक्स लाने की जरूरत नहीं है। तो हम किन के लिए लाएंगे? हम नॉन रेजिडेंट जो बाहर की कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, उन्हीं के लिए हम ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पॉलिसी लाएंगे। तो ये भी ठीक है। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया ने इसको अभी हाल ही में 2% किया है। एक बार थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, समझ लेते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप देखेंगे कि इंडिया ने 2017 में 16 में एक गूगल टैक्स लगाया था। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ना, गूगल टैक्स। अभी गूगल टैक्स क्या होता है? देखो, जैसे गूगल है, अमेजोन है, या फिर कोई और डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है। अभी कंपनीज क्या करती हैं? कंपनी स्टैब्लिश यूएसए में है, इनके ऑफिसेज यूएसए में है। मैं इंडिया में गूगल पे एड्स देता हूँ, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट गूगल से कहती है हमें टैक्स दो। 2015 में ये मैटर उठा। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हमें टैक्स दो। गूगल कहता है कि देखो, मेरा ऑफिस यूएसए में है, मेरे क्लाइंट्स इंडिया में हो सकते हैं, वो वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं, है ना। ये डिजिटाइजेशन का युग है, ये ग्लोबलाइजेशन का युग है। तो मैं यहाँ बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ यूएसए से बैठ के, तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दूँ? इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप बिजनेस इंडिया में कर रहे हो, कस्टमर आपके इंडियंस हैं, एड्स आप इंडियंस से ले रहे हो, पैसा आप इंडियंस से ले रहे हो, तो आपको टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गूगल ने मना किया। इंडियन गवर्नमेंट ने 6% इक्वलाइजेशन लेवाई लगा दिया। इसी को, इक्वलाइजेशन लेवाई को ही आप गूगल टैक्स कहते हैं। यानी कोई भी पर्सन अगर गूगल की सर्विसेज यूज करता है, गूगल पे ऐड देता है, तो जो भी उसका बिल होगा उसका 6%, लेटर से 100 रुपए के एड्स दिए तो 6% उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब गूगल 6% उससे टैक्स लेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करा देगी। अच्छा, अभी क्या हुआ? लास्ट बजट में, 2020 के बजट में, इस टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया गया। बढ़ाया किस सेंस में गया कि और कंपनीज कवर की गई। जैसे हमने देखा था पहले केवल डिजिटल मार्केटिंग के लिए टैक्स यूज किया गया। इसके बाद लास्ट बजट में इस सर्विस को सारी जो आपकी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अमेजॉन, एयरबीएनबी, इन सब पे लिवाई कर दिया गया। ठीक है। अब एयरबीएनबी कहती है कि हमारा इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, हम तो यूएस में बैठ के सब कुछ काम करते हैं, तो अगर इंडिया में हमारी सर्विसेज आ भी रही हैं तो एक वेबसाइट के थ्रू है जिसके सर्वर यूएसए में रखे हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट कहती है नहीं, आप जितनी भी सेल्स इंडियन सिटीजन्स को करेंगे या इंडिया की टेरिटरी में करेंगे या इंडियंस के लिए करेंगे जो इंडियन टेरिटरी में इस समय रह रहे हैं, उसके लिए आपको हमें 2% टैक्स देना पड़ेगा। सेम टैक्स लगाया अमेजॉन पे। यूएसए इस बात से भी नाराज है कि इंडिया ऐसे टैक्सेस क्यों लगा रहा है, बट इंडिया ये कह रही है कि जो बढ़ती ई कॉमर्स ट्रेड है उससे हमारी टैक्सेशन कलेक्शन पे, रेवेन्यू कलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हम इन चीजों को टैक्स करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल सर्विस टैक्स को लिवाई किया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इन्वेस्टिगेशन चला दी थी। उन्होंने कहा कि ये टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम ये 2% टैक्स लगाएंगे। और पिछले अप्रैल से, कोविड के टाइम से हमने इसको लगाना शुरू कर दिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। ये है न्यूज जुलाई की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू रिसेंटली लॉन्च्ड स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। जैसा कि हमें पता है पिछले 3-4 साल से बैंकिंग कंपनीज जो है या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसीज जो हैं, जिनको आप शेडो बैंक कहते हैं, याद रखना हम इनको क्या कहते हैं? शेडो बैंक। शेडो बैंक जिनको आप कहते हैं, ये शेडो बैंक के साथ एक लिक्विडिटी क्रंच था, मतलब पैसे का अभाव था, ये शेडो बैंक्स के पास पैसा नहीं था। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सी स्कीम आई है, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। इसको देखते हैं कौन लेके आया है। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स वुड बी सेट अप टू मैनेज अ स्ट्रेस्ड एसेट फंड ऑफ एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। SPV will issue securities which would be guaranteed by Government of India. Only RBI can purchase the security issued by SPV. तो जैसे कि आप इसमें बताना है करेक्ट कौन सा है। ए देखो, SPV के थ्रू ही ये स्कीम लाई जाएगी। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एक कंपनी बनाई जाएगी जो क्या करेगा, इन एनबीएफसीज की सिक्योरिटीज को बेचेगा। किसको? आरबीआई को। ठीक है। आरबीआई उन सिक्योरिटीज के बदले पैसा देगी।
वो पैसा जो आएगा वो इन एनबीएफसीज में इन्वेस्ट किया जाएगा और एनबीएफसीज की जो लिक्विडिटी क्राइसिस है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? तो एक तरह से गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू एनबीएफसीज को हेल्प कर रही है, हम ये कह सकते हैं। और इसी पूरी की पूरी स्कीम को कहा गया है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। अब आपसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम किसके लिए आई थी, तो याद रखना ये एनबीएफसीज के लिए आई थी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए आई थी। इसके केस में आरबीआई ही, सिर्फ आरबीआई के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो इन एनबीएफसीज में इन्वेस्ट कर सकता है। देखो एनबीएफसीज की इस समय हालत बहुत ख़राब है, कोई और कंपनी या कोई और इंडिविजुअल इनमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट को आरबीआई को आगे करना पड़ा। तो आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू लॉन्च स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, ये लास्ट बजट की स्कीम थी। इसमें क्या होगा, इसमें वो एनबीएफसीज जिनके एनपीए 6% से कम है, मतलब जो बेटर ऑफ हैं। 6% से कम एनपीए का मतलब कि अगर 100 रुपये उसका बिजनेस है तो 6 ही रुपये उसका खराब हुआ है, 6 ही रुपये उसका बैड लोन में कन्वर्ट हुआ है, बाकी 94 रुपये अभी भी उसके सेफ हैं। ऐसी किसी कंपनी में नहीं पैसा लगाया जाएगा जिसके एनपीए 6% से ज़्यादा है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप कमिटी अंडर केवी कामत। केवी कामत बहुत न्यूज़ में रहते हैं ना, बैंकिंग पर्सन है, बैंकिंग पर्सनालिटी है बैंकिंग इंडस्ट्री से। अब इन्होंने एक कमिटी इनके लिए, इनकी चेयरमैनशिप में बनाई गई थी कोविड के टाइम पे। अब ये देखते हैं कि क्या बेसिकली ये कमिटी क्यों बनी थी। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, बिल्कुल नहीं, गलत है। प्रपोजिंग द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फॉर एमएसएमई सेक्टर, गलत है, मैंने अभी आपको बताया कोविड के टाइम पे बनाई गई थी। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स इंपैक्टेड बाय कोविड-19 पेंडेमिक, ये सही है। कॉर्पोरेट लोन्स के लिए कमिटी नहीं आई थी। अब कुछ सजेशंस देख लेते हैं। इस कमिटी ने यह बताया कि 26 ऐसी सेक्टर्स हैं जहां पे आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। ऑलमोस्ट हर सेक्टर का ही लोन रिस्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि कोविड क्राइसिस में आपने देखा एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, रिटेल सेक्टर, सारे सेक्टर्स इंपैक्टेड थे एक्सेप्ट आपका आईटी सेक्टर एंड एग्री सेक्टर। ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें, और फार्मेसी सेक्टर, मेडिकल। ठीक है, ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे बिल्कुल भी क्राइसिस नहीं देखी गई, बाकी पूरी इकोनॉमी में क्राइसिस थी। तो इसीलिए ये जो कमिटी थी इसने क्या किया, इसने कुछ प्लान्स बनाए रिजोल्यूशन के कि जो कंपनीज लोन लेके बैठी हुई हैं बैंकों से और वो बैंकरप्ट होने जा रही हैं, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए। और इस कंपनी की रिपोर्ट को आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, और अकॉर्डिंगली लोन रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। आगे चल के देखते हैं। अच्छा, इसमें और चीजें हैं, देख लेते हैं कि तपन रे कमेटी थी। तपन रे कमेटी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाई गई थी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। टीएन मनोहरन कमेटी क्यों आई थी? सेकेंडरी मार्केट के कॉर्पोरेट लोन्स के लिए। देन यूके सिन्हा कमेटी क्यों आई थी? एमएसएमई के लिए। तो ये तीनों कमिटीज भी याद रख लेना, यूपीएससी किसी भी तरह से पूछ सकता है, पिछले 4 साल से न्यूज में है कमिटीज। आगे चलते हैं। According to World Bank South Asia Economic Focus Report, India's future earnings are projected to be impacted the most due to वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। तो एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई हमें कि वर्ल्ड बैंक एक और रिपोर्ट निकालता है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। हम लोग कई बार चिंतित रहते हैं, सर कितनी सारी रिपोर्ट्स पढ़ें। देखो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ना जरूरी है, तो याद रखो ये वाली रिपोर्ट। अच्छा, इस रिपोर्ट ने कहा क्या इस बार, देख लेते हैं। क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इनफॉर्मल सेक्टर्स, लेसर लेबर प्रोडक्टिविटी, स्कूल क्लोजर, ऑल ऑफ द अबव। क्या रीजन था कि इंडिया की जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं वो इम्पैक्ट हुई हैं? बहुत ही इसका आंसर डिस्टिंक्ट टाइप है। इसका आंसर ए, बी और डी में से कुछ नहीं, इसका आंसर है स्कूल क्लोजर। अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो क्लोजर इफेक्ट ये बताया गया कि स्कूल्स क्लोज होने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। 420 बिलियन डॉलर का फ्यूचर में इम्पैक्ट रहेगा। देखो साल भर बच्चे स्कूल नहीं गए, सो ऑब्वियस सी बात है इम्पेयरमेंट होंगे, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, सो अल्टीमेटली आपको एक स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा इसका रीज़न है। अच्छा, इस रिपोर्ट का इस बार टाइटल देख लेते हैं। इस रिपोर्ट का टाइटल था बीटन और ब्रोकन। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बीटन और ब्रोकन के नाम से टाइटल था। इस रिपोर्ट ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब एरियाज का सर्वे किया और ये बताया कि सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर अर्निंग्स इंपैक्ट होंगी वो इंडिया की होंगी। देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे समय से स्कूल्स बंद हैं, आज ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस होने वाला है,
स्कूल्स बंद हुए, तो इसकी वजह से जो रीजनल लॉस है हमारी जीडीपी का, जो एक लॉसेस है हमारे जीडीपी के नोशनल लॉसेस हैं वो बढ़ेंगे। तो ये याद रखने वाली बात है। सबसे पहली बात वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी और टाइटल था बीटन और ब्रोकन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब इसमें भी एक रैंकिंग आती है इंडिया के लिए। इंडिया रिमेन्स लोअर मिडिल इनकम नेशन फॉर अ ईयर 2021 इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये लोअर मिडिल इनकम नेशन बताता कौन है कि कौन सी कंट्री होगी। वर्ल्ड बैंक असाइन वर्ल्ड इकोनॉमीज टू वेरियस इनकम ग्रुप्स, ये वर्ल्ड बैंक का काम है, या ये ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जीएनआई पर कैपिटा के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि कौन सी कंट्री लोअर मिडिल इनकम है, मिडिल इनकम है, हायर इनकम है या लोअर इनकम है। तो इसका भी देखिए आंसर, जैसे कि हमें समझ में आ रहा है, सॉरी, इसका भी आंसर आपका बोथ 1 और 2 है, क्योंकि ये सबसे पहला काम करता कौन है, ये वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को क्या रैंकिंग दी है कि इंडिया लोअर मिडिल इनकम नेशन है, 2000 के आसपास हमारी पर कैपिटा इनकम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम जो हमारी आती है वो अराउंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है। दूसरी बात, ये जो जिस मेथड से कैलकुलेट करता है, एक बात ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट ये किया जाता है एटलस मेथड से। तो कभी पूछे एटलस मेथड कहाँ यूज होता है तो बता देना है, एटलस मेथड यूज होता है कंट्रीज के बाइफर्केशन में कि वो किस कैटेगरी में आती हैं, इनकम कैटेगरी में आती हैं, मिडिल इनकम, लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम, हायर इनकम। तो ये बात आपको याद हो गई। दूसरी बात ये है कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए हम लेते हैं जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम जैसे कि आपको पता हो, जीडीपी प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द रेजिडेंट्स प्रोड्यूसर्स प्लस एनी प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, देन प्लस नेट रिसिप्ट्स ऑफ प्राइमरी इनकम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड, जिसे आप क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही होता है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम। तो यानी ग्रॉस नेशनल इनकम में भारत में रहने वाले लोगों की इनकम प्लस भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की इनकम भी कैलकुलेट की जाती है, जो वो पैसा जो भारतीय बाहर रह के कमाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बेसिकली हम आगे भी कभी इसको फिर से पढ़ लेंगे। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, इंडिया लोअर मिडिल में 2000 के आसपास है, हमारा $2000 के आसपास है, तो यहां पे हम आ जाते हैं लोअर मिडिल इनकम में। क्लियर है, तो ये याद रखने वाली बात है। अब चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। न्यूज में था ये, आरबीआई का एक विजन आया था, आपको याद होगा 2018 से 2019-2021 आरबीआई विजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट, डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट की बात आरबीआई बार बार कर रहा है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इट हैज बीन सेट अप विद अ कॉर्पस ऑफ 500 करोड़। It has been created to encourage deployment of point of sale machine या point of sale infrastructure. Union government has made an initial contribution of 250 करोड़। सबसे पहले अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं ये बता देता हूँ कि पीओएस का क्या मतलब होता है। ये वो स्वाइप मशीन्स होती है ना, आप लोग जाते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, पेमेंट कर देते हो, उसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पॉइंट ऑफ सेल जो है ये मशीन्स भी हो सकती हैं, अब ये यूपीआई भी बन गया है, ठीक है, क्यूआर कोड भी बन गया है, तो ये सब पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। देखो, ये 500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से सेटअप किया गया है, कॉर्पस से सेटअप किया गया है, सही बात है। इसका काम सिर्फ यही है कि पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। अभी भी हमारे रूरल एरियाज में डिजिटल लैग है, वहां पे अभी भी डिजिटल पेमेंट्स के एवेन्यूज नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आरबीआई फोकस कर रही है टियर 2, टियर 3 सिटीज, विलेज एरियाज में, कि वहां पे इन तरह की मशीन्स और ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए। अब इन मशीन्स को लगाने के लिए देखो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, दूसरी बात इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है, इसलिए जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आरबीआई क्या कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उनको इंसेंटिव्स दे रही है, जो एक छोटा दुकानदार है वो भी मशीन रखने के योग्य हो जाए। तो इट हैज बीन क्रिएटेड टू एनकरेज डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल, ये बात सही है। अच्छा, इसमें यूनियन गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था, ये आरबीआई का एक ऑब्जेक्टिव है और आरबीआई का एक इनिशिएटिव है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि 500 करोड़ का
हम पूरा फंड बनाएंगे। अब आप बोलोगे सर 250 करोड़ तो आरबीआई ने डाल दिए, 250 कहाँ से है? 250 वो बैंक्स और मशीन्स की जो कंपनीज है वो डालेंगी, है ना। जो बैंक्स, अब बैंक आपको कार्ड देता है ना, पीएनबी का कार्ड, एसबीआई का कार्ड, अब आप देखते हो उस कार्ड पे लिखा होता है वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, तो ये कंपनीज क्या हो गई? ये कार्ड इशुअर हो गई, ठीक है, ये एनेबलर हो गई। बैंक क्या हो गए? बैंक कार्ड इशुअर हो गए। फिर ये बैंक्स मशीन्स भी देते हैं, ठीक है, तो एक मशीन का भी बैंक होता है, जैसे आप देखेंगे एचडीएफसी आपको मशीन देता है। देन कुछ बाहर की कंपनीज हैं, इंजेनिको, ठीक है, ऐसी कंपनीज हैं, ये मशीन्स देती हैं। तो इसमें क्या होता है, इस पूरे के पूरे नेटवर्क में ना 3 से 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक जिसने कार्ड इशू किया वो बैंक, दूसरा जिस बैंक में मशीन वाले का खाता है वो बैंक, 2 बैंक ये इन्वॉल्व हो गए, तीसरा जिसने कार्ड, जिस कंपनी ने कार्ड को इशू किया हुआ है, ठीक है, यानी वीजा, मास्टर कार्ड, और चौथा कौन हुआ? चौथा जो कंपनी जिसने मशीन इशू की हुई है। तो इस तरह से 4 लोग इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 250 करोड़ वही 4 लोग मिलकर देंगे। इससे क्या होगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। आरबीआई ने इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन 250 करोड़ का दिया और 250 करोड़ बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलके देंगे। और ये किसका है? ये आरबीआई का जो विजन डॉक्यूमेंट आया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2019-2021, ये उसका पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एमएसपी बहुत न्यूज में रहता है, तो समझ लेते हैं ये एमएसपी आता कहां से है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट मार्जिनली इंक्रीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मोर देन डजन क्रॉप्स फॉर खरीफ मार्केट सीजन 2021। इट इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम? किसके रिकमेंडेशन पे ये किया गया है? देखो ये सितंबर की न्यूज़ है। एमएसपी खरीफ कब आता है? खरीफ की जो एमएसपी आती है वो सितंबर में आती है, ठीक है। इसको एमएसपी पे भी हम एक क्वेश्चन लाएंगे और बहुत डिटेल में इस बात को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसे एमएसपी को इशू कौन करता है ना, एमएसपी को बेसिकली रिकमेंड कौन करता है? तो अगर आपको पता हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एक अटैच्ड ऑफिस है, उसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। अब ये CACP क्या करती है? CACP सोइंग सीजन से पहले, है ना, जब खरीफ की फसल या उसके सोइंग सीजन से पहले क्या करेगी? एमएसपी अनाउंस कर देगी, ठीक है। अब एमएसपी अनाउंस करने से क्या होगा? फार्मर देख लेगा कि किस पे कितना एमएसपी है, तो मुझे क्या क्रॉप को शो करना है। तो अब ये CACP किसको बता देती है? जाके बता देती है, आप देखेंगे, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA को बता देती है कि देखो इस बार गेहूं जो है वो 2000 रुपये क्विंटल में खरीद लेना, ठीक है, ये रिकमेंडेशन है। तो ये जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये इस रिकमेंडेशन को मान भी सकती है और इस रिकमेंडेशन को मना भी कर सकती है। यानी CACP की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है। तो यानी एमएसपी CACP ने बता दिया किसको? CCEA को, कि आप 2000 में खरीद लेना। अब कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, तो नॉट बाइंडिंग नेचर है, पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात, इसके पास अथॉरिटी है कि जो 22 क्रॉप्स हैं एमएसपी की, उन पे उनके प्राइसेस बताना, रिकमेंड करना, प्लस फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस किसके? शुगर केन के बताना, ठीक है। तो इसको हम और डिटेल क्वेश्चन में फिर से कर लेंगे, लेकिन अभी आपको बस ये जानने की जरूरत है कि C करेक्ट है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंड करती है। तो C जो है वो A को रिकमेंड करता है और A जो है वो अकॉर्डिंगली डिक्लेयर कर देती है कि इस बार ये एमएसपी है। तो आशा करता हूँ 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप नीचे फीडबैक में मुझे दे सकते हैं। डाउट्स भी आप नीचे कमेंट्स के साथ पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।